हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो क्लास में। और आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग हिंदी व्याकरण के सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उसे पढ़ने वाले हैं, संज्ञा के पढ़ने वाले हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हिंदी व्याकरण के लिए, ठीक है। तो हम लोग इस वीडियो के अंदर संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं, उसके कितने भेद होते हैं, ठीक है। इन सभी के बारे में यहाँ हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। हम ऐसे ही नए नए वीडियोज लेकर आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं संज्ञा के बारे में। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जानेंगे संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के परिभाषा को जानेंगे। तो यहाँ पर देखिए, पहले हम लोग संज्ञा की परिभाषा जान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि संज्ञा वह विकारी शब्द है जिससे किसी विशेष वस्तु, ठीक है, कोई विशेष वस्तु है, उसके भाव और जीव के नाम का बोध हो, उसके भाव का, उसका नाम का या किसी विशेष वस्तु का बोध होता हो तो उसे हम लोग संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण देख लीजिए आप, उदाहरण है पुस्तक, राम, बुढ़प्पा, नदी, गाय आदि। तो ये हुए संज्ञा। जैसे यहाँ पर राम क्या है, राम एक जीव है, व्यक्ति है, प्राणी है। तो यहाँ पर राम के नाम का बोध होता है जो कि संज्ञा का बोध कराता है राम, ठीक है। पुस्तक, यहाँ पर भी पुस्तक जो है वह क्या है, वस्तु है, ठीक है। तो ये सारे जो शब्द हैं वो संज्ञा शब्द हैं, ठीक है। बुढ़ापा भी एक संज्ञा शब्द है क्योंकि ये उसके गुण को दर्शाता है, ठीक है, उसके भाव को दर्शाता है कि वह बुढ़ा व्यक्ति है। नदी भी एक स्थान हुआ, एक वस्तु हुआ, तो यहाँ पर नदी भी एक संज्ञा शब्द हुआ। तो यहाँ पर संज्ञा का बारे में हम लोग समझ गए कि संज्ञा की परिभाषा यह होता है कि संज्ञा वह विकारी शब्द है जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो सभी के मन में ये आता है ख्याल कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, और परीक्षाओं में भी अक्सर पूछा जाता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो हम लोग संज्ञा के 5 भेद को जानते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है समूहवाचक संज्ञा, चौथा है भाववाचक संज्ञा और पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। हम लोग इस 5 संज्ञाओं के बारे में इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो एक एक करके जानते हैं। पहले जानेंगे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। तो चलिए सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। तो पहले यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा जानते हैं। परिभाषा है कि जिस संज्ञा शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए राम, गांधी जी, गंगा, काशी इत्यादि। तो यहाँ पर जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इस संज्ञा शब्द से केवल एक विशेष व्यक्ति या फिर एक विशेष वस्तु का बोध होता है। जैसे यहाँ पर राम कहने से केवल राम का ही बोध होता है, ठीक है। गांधी जी कहने से केवल गांधी जी का ही बोध होता है, और गंगा कहने से केवल गंगा नदी का ही बोध होता है। काशी कहने से केवल काशी नदी का ही बोध होता है, यानी कि सारी नदियों का बोध नहीं होता है, किसी एक विशेष नदी का, किसी एक विशेष व्यक्ति का बोध होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने अगले जो हमारा संज्ञा है वह है जातिवाचक संज्ञा, यानी अगला संज्ञा हम लोग दूसरे संज्ञा को बारे में जानते हैं, जातिवाचक संज्ञा के बारे में। तो जातिवाचक संज्ञा, इसकी परिभाषा है कि जिस संज्ञा शब्द से, यहाँ पर से अलग होगा, ठीक है, जिस संज्ञा शब्द से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिससे एक ही प्रकार के, मतलब एक ही प्रकार के जितने भी वस्तु हैं, ठीक है, सबका बोध हो जाएगा इस जातिवाचक संज्ञा शब्द से। तो जैसे यहाँ पर हम लोग देखते हैं उदाहरण, जैसे घर कहने का अर्थ हुआ तो संसार में जितने भी प्रकार के घर हैं, चाहे वह बड़े घर हो, छोटे घर हो, पक्का के घर हो या फिर मिट्टी का घर हो, तो सारे इस घर के अंदर आ जाते हैं। तो घर कहने से ये बोध होता है कि सारे संसार के जितने भी घर हैं सभी आ गए। पहाड़ कहने का अर्थ हुआ कि संसार में जितने भी पहाड़ हैं, छोटे बड़े, तो वे सारे इस पहाड़ के अंदर आ गए। नदी कहने का अर्थ है कि नदी, संसार की जितनी भी नदियां हैं सभी आ गए, जैसे कि गंगा, काशी,
ब्रह्मपुत्र आदि जितने भी नदियां हैं, संसार की सारी नदियां इस संज्ञा शब्द के यानी जातिवाचक संज्ञा शब्द के अंतर्गत आते हैं। मनुष्य कहने का अर्थ हुआ कि संसार के जितने भी मनुष्य हैं सभी का बोध हो गया, यानी सारे मनुष्य इस जातिवाचक संज्ञा के अंदर आ गए। तो कहने का मतलब यही है कि जातिवाचक संज्ञा मतलब एक पूरे जात का बोध कराती है, पूरी जाति का बोध कराती है जातिवाचक संज्ञा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले संज्ञा की तरफ। अगला संज्ञा है समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी इस संज्ञा शब्द से एक समूह का बोध होता है। ठीक है, कोई समूह है उसका बोध होता है तो उसे हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण देख लीजिए, व्यक्तियों का समूह। तो व्यक्तियों का जो समूह होता है, बहुत बड़ा समूह हो, जैसे सभा लगा हुआ हो या फिर कोई दल हो, जैसे 12-15 लोगों का दल हो, तो उसे हम लोग कहेंगे कि ये समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। जैसे आप देख सकते हैं वस्तुओं का समूह, जैसे गुच्छा, चाबी का गुच्छा, तो ये गुच्छा हुआ, तो गुच्छा जो है वह समूहवाचक संज्ञा का यहाँ पर बोध कराता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले संज्ञा के तरफ। आगे हमारा संज्ञा है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? भाववाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा यानी अवस्था, वह किस अवस्था में है, दशा का अर्थ यही होता है परिस्थिति, अवस्था अथवा व्यापार का बोध होता हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण देखते हैं, जैसे दिया हुआ है लंबाई। तो यहाँ पर जो लंबाई है वह किसी का गुण है, उसकी अवस्था है कि वह लंबा है। जैसे यहाँ पर फिर हुआ बुढ़ापा, तो ये उसकी अवस्था है, वह उसकी दशा है कि वह बूढ़ा है। ठीक है, अब यहाँ पर आया मिठास। मिठास क्या है? मिठास एक गुण है, किसी वस्तु का मीठा होना उसकी गुण होता है, तो यहाँ पर मिठास हुआ। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भाववाचक संज्ञा से उसके गुण, धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है। तो यहाँ पर हम इस शब्द को, जैसे लंबाई शब्द हुआ, बुढ़ापा शब्द हुआ, मिठास शब्द हुआ, इसे हम लोग भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब हम लोग जानेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में। तो द्रव्यवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तुओं का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी द्रव्यवाचक संज्ञा वह है जिससे नाप तौल वाली जितने भी नाप तौल की वस्तुएं हैं उनका बोध होता है, तो उसे हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं परिभाषा। जैसे लोहा हुआ, तो लोहा को हम लोग अक्सर नापते हैं, तौलते हैं। लोहा को हम अक्सर तौलते हैं, जैसे 1 केजी, 2 केजी इत्यादि में। सोना को भी हम लोग तौलते हैं और चांदी को भी हम लोग तौलते हैं। दूध को हम लोग नापते हैं, जैसे 1 लीटर, 2 लीटर, और पानी को भी हम लोग नापते हैं, जैसे 1 लीटर, 2 लीटर। तेल को भी हम लोग नापते हैं इत्यादि। इसमें बहुत सारे चीज़ भी आ सकते हैं, जैसे कोयला हुआ, और भी बहुत सारी चीज़ जिसे हम लोग नाप या तौल सकते हैं। तो द्रव्यवाचक संज्ञा कहने का अर्थ है कि जिस संज्ञा शब्द से जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तुओं का बोध होता है। ठीक है, यानी उस वस्तुओं को हम लोग इस द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे जिसे नाप तौल वाली वस्तुओं का जिससे बोध होता है उसे ही हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। तो आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।